कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ओके, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं? ये प्रश्न एक आपकी परीक्षा में पूछा ही जा रहा है हमेशा। तो भाई इसका सही जवाब है कि अवतल लेंस से हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वह है आभासी और सीधा। ओके, कौन सा? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, वेरी वेरी मोस्ट। तो हमें से याद रखिएगा कि अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब बनाते हैं आभासी प्रतिबिंब। कैसा? आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनाते हैं अवतल लेंस। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हमने देखा आभासी और सीधा, लेकिन विकल्प में आभासी और सीधा नहीं है, तो केवल हमने आभासी को यहाँ पर सिलेक्ट किया। प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है भाई अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। याद रखें, अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है आभासी प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब के लिए। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? चार विकल्प हैं, इनमें से बताइएगा कौन सा है जो उस वस्तु की हमेशा और हमेशा छोटी छवि बनाएगा या छोटा प्रतिबिंब बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। तो भैया उत्तल दर्पण के सामने, किसकी? उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु आप रख दो तो वह क्या है? उसकी छोटी छवि या छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। विकल्प बी इसका सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को इसमें एक छोटे से क्षेत्र में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अभी हमने ऊपर ही प्रश्न देखा है कि अवतल लेंस से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? फिर से रिपीटेड, तो भाई अवतल लेंस जो है आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक बार सभी लोग लाइक कर दो भैया, लाइक तो के साथ लाइक तो बनता है भाई। इसका सही जवाब क्या होगा कि किसी भी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। जी हाँ, बिल्कुल अवतल दर्पण का। अब देखो ये प्रश्न इस पीडीएफ में रिपीट क्यों किया है मैंने? एक्चुअल में यह प्रश्न दूसरी परीक्षा में पूछा गया है, दो दो परीक्षा में व्यापम ने पूछ लिया है, इसीलिए हमने दो दो बार इस प्रश्न को डाल रखा है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखे जाए? ये प्रश्न भी पहले कर चुके हैं, लेकिन क्या करें, प्रश्न पूछ लिया है तो हमारी टीम ने फिर से जो है इसे टाइप कर दिया है। विकल्प बी इसका सही जवाब है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा कि जो आवर्धक लेंस होता है वह वास्तव में होता है भैया उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है आवर्धक लेंस वास्तव में। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? बहुत गलतियां लिखी हैं। स्थिति में किस स्थिति में व्याख्यायित इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है? तो भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है धातु की सतह से उपयुक्त तरंग दैर्ध्य की प्रकाश उस पर गिरे, इस स्थिति में जो है इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। ओके, धातु कब है? वह कि तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जब उस पर गिरे तो क्या है? इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो। अगला प्रश्न है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है।
उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट लगी थी, उनमें क्या है पीले लैंप लगाए जा रहे थे, पीली लाइटें लगी हुई थी। लेकिन हालाँकि आजकल अगर अब हम वर्तमान की बात करें, बिल्कुल अब जो आजकल नए-नए लैंप लग रहे हैं, स्ट्रीट लैंप लग रहे हैं, वो तो बिल्कुल व्हाइट लग रहे हैं और सोलर एनर्जी से चलने वाले लग रहे हैं। वहीं पर सूर्य पैनल लगा दी जाती है, उसी से जो है चलते हैं। ये तो एलईडी टाइप की जो है वर्तमान में लगाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी जो पुरानी स्ट्रीट लाइट अभी भी लगी हुई हैं, तो उनमें आपने देखा होगा पीले लैंप लगे हुए हैं, पीला उजाला होता है। तो इसमें भई गैस का यूज़ किया जाता है नियॉन का, किसका? नियॉन गैस का यूज़ किया जाता है। इस दैट के लिए देखिए व्यवहारिक प्रश्न है पूरे के पूरे, विशेष किसी टॉपिक से संबंध नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन-सा है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन-सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है भैया जी, कौन-सा? नाभिकीय बल है प्रकृति में सबसे सशक्त बल। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अब गुरुत्वीय बल ना लगाएँ किसी भी तरीके से। कौन-सा है? नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ें, तभी बढ़ेंगे, थोड़ा-सा लाइक कर दो आप लोग। जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक होने चाहिए। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? अब ये प्रश्न क्यों बनेगा ऑप्टिकल फाइबर का? भैया इसलिए बनेगा क्योंकि आजकल ऑप्टिकल फाइबर की केबल बिछाई जा रही है पूरे भारत देश में। ऑप्टिकल फाइबर की केबल बिछाई जा रही है हर सिटी में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है और इसी पर आधारित अब इंटरनेट जो है चलेगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भैया ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया, यह किया नरेंद्र कपानी ने। किसने? नरेंद्र कपानी ने इसका आविष्कार किया है। ओके, भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिक विधि नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट लगा लो इसे भैया, नरेंद्र कपानी को। ओके, अगला प्रश्न है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमें इसे याद रखिएगा कि जो फाइबर ऑप्टिक्स रहते हैं, यह काम करते हैं भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। हम आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे प्रश्न में, क्योंकि आपका हमें फास्ट रिवीजन कराना है, न कि आपका टेस्ट ले रहे हैं हम कि आपको पर्याप्त समय दें। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है भाई संचार सेवा के लिए। किसके लिए? संचार सेवा के लिए प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश कहाँ से होकर गुजरे? तो हमेशा याद रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब नहीं हो सकता जब प्रकाश जो है वह पानी से होकर कांच में जाए। कहाँ? पानी से होकर अगर कांच में जाएगा प्रकाश, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव ही नहीं है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? कमेंट कीजिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? भाई अभी तो हमने देखा, बस पूछने का ढंग बदल दिया। इससे पहले था कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। ओके, तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश हमेशा कैसा? काला दिखाई देता है। प्रश्न है आकाश किस कारण से नीला होता है? आकाश किस कारण से नीला होता है? आसान सा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा आकाश नीला होता है भाई किस कारण से? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन से। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। क्यों? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन से जो है आकाश में आकाश का रंग कैसा? नीला होता है। अगला प्रश्न है आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना कौन सी है? तो भाई आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की जो परिघटना है वह है प्रकीर्णन। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? अब तक कोई प्रश्न ऐसा नहीं आया
कोई प्रश्न ऐसा नहीं आया जो काफी कठिन हो, किसी विशिष्ट टॉपिक से संबंधित हो। ऋतिक रौनक आपका 12 को पेपर है, ग्वालियर में है। ग्वालियर में कौन से कॉलेज में है? आप हमसे संपर्क में जरूर रहेंगे ऋतिक रौनक नामदेव, आप हमसे संपर्क में जरूर रहेंगे ऋतिक रौनक नामदेव। आप हमें कॉल भी करेंगे, ओके, आप हमें कॉल भी करेंगे या फिर आप अपना नंबर कमेंट कर दीजिए प्लीज, ओके। हमें आपसे बात करनी है, जिनका 12 तारीख को ग्वालियर में पेपर है या 11 को ग्वालियर में पेपर है। तो हमेशा याद रखिएगा, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? भाई इंद्रधनुष की रचना होती है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऋतिक रौनक, आपका नंबर हमें मिल गया है, ओके, आपका नंबर हमें मिल गया है, लेकिन हम हाइड कर रहे हैं आपका नंबर, ओके, किसी को मिल ना पाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न है, संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि संक्रमण आयन जो है वे प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। कौन से प्रकाश को भैया? तो यह प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं दृश्य क्षेत्र वाले को, ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। इसी तरह के प्रश्न तो जेल परेड में पूछे जाते हैं, जिनमें किसी विशेष बहुत ज्यादा आपने जो है स्टडी कर रही हो किसी टॉपिक की, ऐसा नहीं पूछा जाता, ओके। फिरदौस खान आपका 11 को है, आप भी हमें अपना नंबर कमेंट कर दें, हम आपको कॉल करेंगे, ओके। आपका नंबर किसी तक नहीं जाएगा, आप नंबर कमेंट करें, ओके, हाइड कर देंगे हम। तो पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है भाई क्या? पार्थिव दूरदर्शक प्रयोग किया जाता है, ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? बताइएगा, इसका कारण क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब होगा, हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करे तो भाई इसका सही जवाब है कि तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका प्रमुख कारण है अपवर्तनों के, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? पानी की टंकी को अगर पानी से भरी हुई है, आप उसे ऊपर से देखें तो वो कम गहरी दिखाई देती है, ऐसा लगता है ये तो बहुत कम गहरी है। भले आप बाल्टी में पानी भर लो और फिर उस बाल्टी को ऊपर से आप देखोगे ना तो लगेगा अरे ये बाल्टी तो बहुत कम गहरी है। फिर अगर आप उस बाल्टी में कोई वस्तु डाल दो तो ऐसा लगेगा ये वस्तु तो बहुत ऊंचाई पर ही है, ज्यादा नीचे नहीं जाना है। लेकिन आप उसमें फिर उस पेन को या फिर उस वस्तु को उठाने के लिए उस बाल्टी में हाथ डालोगे तब पता चलेगा कि अरे ये तो बहुत गहराई में थी, ओके। तो भाई इसका सही जवाब क्या है कि इसका जो प्रमुख कारण रहता है वह रहता है अपवर्तन। क्या रहता है? अपवर्तन, ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न हम इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में भी देख चुके हैं, कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में जो लालिमा रहती है, जो लालिमा दिखाई पड़ती है, वह दिखाई पड़ती है, लालिमा अर्थात जो लाल लाल दिखाई पड़ता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल लाल दिखाई पड़ता है भैया, ये दिखाई पड़ता है क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गलती से भी आप मत लगा देना कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ओके, कुछ भी नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है भैया, प्रकीर्णन, ओके, हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तरल से भरे हुए बीकर का तल, किसी भी तरल से, किसी पतले पदार्थ से भरा हुआ है बीकर, तो बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? ये तो बिल्कुल टंकी जैसा प्रश्न हो गया, बिल्कुल टंकी जैसा प्रश्न हो गया। हमने देखा था कि टंकी का जो तला रहता है वह हमें ऊंचा दिखाई क्यों देता है, कम गहरा दिखाई क्यों देता है टंकी का तला। और मैंने बाल्टी के उदाहरण से आपको समझाया भी था कि बाल्टी अगर पानी से भरी है, उसमें आपका पेन गिर गया तो आपको लगेगा कि पेन तो बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन वास्तव में पता चलता है जब उसे उठाने के लिए हम हाथ डालते हैं कि ये तो बहुत गहराई पर है। तो भाई
बिल्कुल वही बात बीकर पर भी अप्लाई होगी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि भाई यह अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ओके, अपवर्तन के कारण हमें बीकर का तल जो है ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। प्रश्न है कि लेंस किससे बना होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेंस किससे बना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लेंस बना होता है भाई किससे, यह फ्लिंट कांच का बना होता है। किसका, फ्लिंट कांच का बना होता है लेंस। इज दैट क्लियर, विकल्प बी इसका सही जवाब है। ओके, 14 को ग्वालियर में है। आप भी नंबर कमेंट करें कुलदीप सिंह। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मरीचिका एक उदाहरण है किसका। मरीचिका एक उदाहरण है किसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमें इसे याद रखिएगा, मरीचिका एक उदाहरण है किसका। भैया यह उदाहरण होता है किसका, अरे भाई प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ओके, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसमें क्या होता है मरीचिका में, जो रेगिस्तान में आप देखोगे तो दूर हमें ऐसा दिखाई देगा, अरे वहां पर छाया हो रही, वहां पर शायद वृक्ष हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिन जिन का ग्वालियर में है 11, 12, 13, 14, 15 को, वो लोग अपना अपना मोबाइल नंबर जरूर कमेंट कर दें, हमें आपसे बात करनी है। ओके, अगला प्रश्न है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। तो भैया मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सर सीवी रमन को उनकी कौन से प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सर सीवी रमन को कौन से प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार लाजवाब टाइप का प्रश्न है। जी बिल्कुल ज्ञानदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको कॉल करेंगे अभी। तो हमेशा याद रखिएगा, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था उन किस प्रयोग के लिए, अरे भैया प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। किसके लिए, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह नोबेल पुरस्कार भैया सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में दिया गया था। इनका वर्ष भी आप याद रख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि वाहनों के अग्रदीपों या फिर हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। आकाश, आप भी अपना जो है मोबाइल नंबर कमेंट करें। ओके, आप भी अपना मोबाइल नंबर कमेंट करें। तो याद रखिएगा, जिन लोगों का पेपर 11 के बाद है, 11 तारीख के बाद, ओके 11 के बाद कभी भी, 11 तारीख की पहली शिफ्ट के बाद भी अगर आपका पेपर है ना, तो आप हमसे संपर्क में जरूर रहिएगा। हम ऐसे प्रश्न आपको बता देंगे, ओके, जो आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल टॉपिक आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब है कि वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइटों में जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है वो दर्पण होता है परवलयीय दर्पण। कौन सा, परवलयीय दर्पण। अगला प्रश्न है कि कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं। कारों के हेडलैम्प में जो प्रयुक्त दर्पण होते हैं भैया वे परवलयिक अवतल होते हैं। कैसे, परवलयिक अवतल दर्पण होते हैं। विकल्प ए इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ जाएं फटाक से, चलो आ जाओ भैया, बढ़ जाओ फटाक से आगे, फटाक से बढ़ जाओ। प्रश्न है कि वाहन चालन हेतु पश्य दृश्य दर्पण होता है कैसा। अब बताओ, ऐसे प्रश्न आते हैं कि नहीं, ऐसे प्रश्न आते हैं कि नहीं। जी जैस्मिन, आप हमें पहले तो, हाँ व्हाट्सएप पर आप कॉल कीजिएगा जैस्मिन। ओके, वो नंबर वैसे लगेगा नहीं। सत्येंद्र गुर्जर, बहुत धन्यवाद आपका, हम आपको कॉल करेंगे। ओके, तो वाहन चालन हेतु पश्य दृश्य दर्पण कैसा होता है। अरे भैया यह उत्तल होता है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। अरे भैया उत्तल दर्पण का। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। कुलदीप, हम आपको कॉल करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग क्या होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश का वेग क्या होता है। अरे भैया प्रकाश का वेग होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके,
विकल्प ए इसका सही जवाब है। सब इंजीनियर के लिए हम आज कुछ एमपीजीके के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको उपलब्ध करा देंगे, और कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सब इंजीनियर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा होता है कैसा? तो भैया 3D फिल्में देखने के लिए जो चश्मा प्रयुक्त होता है वह चश्मा होता है पोलेरॉइज्ड। कैसा? पोलेरॉइज्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ना तो उत्तल ना अवतल, ओके, कुछ भी नहीं, क्या सिलेक्ट करना है? पोलेरॉइज्ड प्रकार का होता है, ओके, 3D फिल्में देखने के लिए। ओके, और आजकल पोलराइड लेंस वाले चश्मों का प्रयोग किया जाता है और एलसीडी चश्मों का प्रयोग किया जाता है। ओके, दोनों प्रकार के चश्मों का प्रयोग आजकल जो है 3D फिल्में देखने के लिए किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैया कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की जो सीपी रहती है वह किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? प्रश्न अच्छा है, प्रश्न शानदार है, प्रश्न लाजवाब है भैया। एक बार सभी लोग इसे लाइक कर दो, अब लाइक कर दो, जल्दी से लाइक ठोक दो इस वीडियो पर। तो भैया समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? अरे भैया ये सुनहरी दिखाई देती है, देखिए विकल्प ए, विकल्प डी, भिन्न भिन्न आंसर आ रहे हैं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी के ध्रुवण के कारण। किस कारण से? ध्रुवण के कारण जो है सुनहरी दिखाई देती है। इज दैट क्लियर? जी हाँ, ध्रुवण के कारण। अगला प्रश्न है, अब बताओ, क्या ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया, एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ पर है? ध्यान दीजिएगा, विशालतम परावर्तित दूरबीन की बात हो रही है। विशालतम परावर्तित दूरबीन की बात हो रही है, तो एशिया की विशालतम परावर्तित जो दूरबीन है यह कहाँ पर है? यह है भैया कवालूर में। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जो साबुन होता है, देखिए सामान्य सा प्रश्न है, सामान्य समझ पर आधारित, जो प्राइमरी मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं कैसे? इसका क्या कारण है? साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग कैसे दिखाई देते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, और इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। जैसे ही साबुन का बुलबुला बन जाता है पानी पर, तो ये जो बुलबुला रहता है उस पर अगर आप सफेद रंग डालेंगे, सफेद प्रकाश डालेंगे सॉरी, तो उसमें विभिन्न रंग दिखाई देंगे आपको इंद्रधनुष के जैसे। ओके, या फिर आप धूप में उसे देखोगे तो इंद्रधनुष के जैसे उस पर रंग दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है, तो उसके लिए क्या है? व्यतिकरण जिम्मेदार रहता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? हीरे क्यों जगमगाते हैं? क्यों? हीरे में खुद की तो प्रकाश, खुद का तो लाइट होता नहीं है कि नहीं भाई हीरे के अंदर जो है लाइट लगी हुई है इसलिए वो चमकता है, ऐसा नहीं है। तो भाई क्या कारण है कि हीरे जगमगाते हैं, हीरे चमकते हैं, और इसी के कारण लोगों को क्या है, ये आकर्षित करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि हीरों में जो जगमगाने का गुण पाया जाता है और यह आकर्षक इसके कारण लगते हैं, इसके लिए बहुलिक आंतरिक परावर्तन जिम्मेदार रहता है। जी हाँ, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। बहुलिक आंतरिक परावर्तन इसके लिए जिम्मेदार रहता है। प्रश्न है कि प्रकाश तरंगें क्या हैं? प्रकाश तरंगें वैद्युत तरंगें हैं, या फिर प्रकाश तरंगें चुंबकीय तरंगें हैं, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, या फिर स्थिर वैद्युत तरंगें हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रकाश तरंगें हैं, जो प्रकाश तरंगें हैं, ये भैया विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? कैसी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं प्रकाश तरंगें। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है रासायनिक ऊर्जा का विकिरणीय ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिकी ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो परिवर्तन निहित है वह कैसा है? यह है भाई सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? कोई भी व्यक्ति हो, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इन दोनों यंत्रों में क्या अंतर देखकर
सॉरी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों के दोनों यंत्रों में किस प्रकार से अंतर जान सकता है कि सूक्ष्मदर्शी कौन सा है और दूरदर्शी यंत्र कौन सा है। तो हमेशा याद रखिएगा, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में जो अंतर अगर कोई कर सकता है, कोई पहचान इनमें कर सकता है, तो वो है भाई लेंस की लंबाई और आकार जानकर। ओके, लेंस की लंबाई और आकार जानकर बता सकता है व्यक्ति कौन सा सूक्ष्मदर्शी है और कौन सा दूरदर्शी यंत्र है। अगला प्रश्न है कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो लैम्बर्ट नियम है, जो लैम्बर्ट नियम है, यह किससे किससे संबंधित है भाई। तब तक हम अपना नंबर कमेंट कर दें, व्हाट्सएप नंबर। ओके, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें क्या है भाई मैसेज कर देंगे। किसी का 11-12 को पेपर है ना, 11-12 तारीख को, तो वो हमें क्या करेगा, अभी मैसेज कर दे। ओके, अपना मोबाइल नंबर। तो इसका सही जवाब क्या है, लैम्बर्ट नियम संबंधित है भाई किससे, प्रदीप्ति से। ओके, प्रदीप्ति से संबंधित है, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो हमें से याद रखें, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वह है 8.3 मिनट। कितना है, 8.3 मिनट का समय है। थैंक यू जितिन सी गॉड। अगला प्रश्न है, हम आपको कॉल करेंगे। प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। हाँ ऋतिक, आपका नंबर तो मिल गया। ओके, तो हमें से याद रखना, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग और लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ओके, लगभग दिया है विकल्प में। तो अगला प्रश्न है, वर्णांधता, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। वर्णांधता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हम आपको कॉल करेंगे। अनिल तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि वर्णांधता का जो दोष है वह दूर किया जा सकता है। कैसे भैया, यह दूर किया जा सकता है किस लेंस के द्वारा। तो यह ना तो अवतल लेंस, ना उत्तल लेंस, ना ही सिलेंडरी लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, बल्कि इसका विकल्प क्या चुनेंगे, विकल्प डी के इनमें से कोई नहीं। क्योंकि वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है भैया, ये दोष आनुवांशिक है। ये दोष कैसा रहता है, यह दोष आनुवांशिक रहता है। वर्णांधता या फिर आनुवांशिक है, वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस का जो दोष है ये। ओके, इसमें व्यक्ति कुछ रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, जैसे लाल और हरे रंग में प्रमुख रूप से अंतर नहीं कर पाता है। कौन कौन से में, लाल और हरे में प्रमुख रूप से अंतर नहीं कर पाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इसे किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र, आपका 11 को है, आपने नंबर कमेंट कर दिया ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है। ओजोन परत का क्षय कौन सी गैस के कारण हो रहा है, बताइएगा। कौन सी गैस के कारण ओजोन का क्षरण हो रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली ओजोन गैस का जो क्षरण है वह हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। किसके कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है हो रहा है। इज दैट क्लियर। ओके, जिससे क्या है, CFC भी लिखकर आ सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद किस में करती है, बताइएगा। तो हमेशा याद रखें कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है पराबैंगनी किरणों के अवशोषण में। किसमें, पराबैंगनी किरणों के अवशोषण में हमारी मदद करती है। देखिए, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ आंसर कमेंट करने के लिए, क्योंकि भाई समय काफ़ी कम है, परीक्षा नज़दीक है, तो अब तो रिवीजन होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। चलिए, प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो अभी हमने देखा भैया कि हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी विकिरण से। अगला प्रश्न है कि सूर्य के विकिरण का
पराबैंगनी प्रकाश, ओके, इसे आप पराबैंगनी प्रकाश समझेंगे। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो भैया सूर्य के विकिरण का जो पराबैंगनी प्रकाश रहता है ना, वो हमारी ओजोन परत के कारण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। इससे तो हमारी पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करती है? हमारी ओजोन परत भैया हमारी रक्षा करती है। ओके ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? कौन सी स्थिति में जो दूर की चीजें होती हैं वे फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं और यह तभी हटकर दिखाई देती हैं जब क्या है, निकट दृष्टि दोष हो आपकी आंखों में। कौन सा? निकट दृष्टि दोष जब आपकी आंखों में होगा तभी आपको दूर की जो चीजें रहेंगी वे फोकस से हटकर दिखाई देंगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं, एक तल में बिंदु जो है केंद्र में दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। तो भाई इस दृष्टि दोष को कहते हैं अविंदुकता। क्या है? अबिंदुकता कहते हैं इस दृष्टि दोष को। विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। रोज सुबह 7 बजे हम क्लास ले रहे हैं, परसों से जैसे जेल प्रेरी की डेट फाइनल हुई है, सुबह 7 बजे आपके लिए क्लास ला रहे हैं, दोपहर 12 बजे क्लास ला रहे हैं, ओके, और रात 8 बजे क्लास ला रहे हैं, किसी दिन शाम को 5 बजे भी ले आते हैं। ओके, तो बहुत सारी क्लासेस हैं। हर क्लास जैसे ही क्लास लेकर आते हैं तो व्हाट्सएप पर आपको मैसेज कर दिया जाता है। प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है कितना? दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कौन सा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए जो निकट बिंदु रहता है वह होता है भैया 25 सेंटीमीटर से अधिक। होकर विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जूम लेंस क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, जूम लेंस क्या होता है? बस थोड़े से प्रश्न और बचे हुए हैं। ओके, लगभग 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जूम लेंस क्या होता है। किरण चौहान आपका नंबर हमें मिल गया, हम कॉल करेंगे। ओके, तो जूम लेंस क्या होता है? अरे भैया जूम लेंस होता है एक परवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस। कैसा? एक परवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डायऑप्टर किसकी इकाई है? जी हाँ, डायऑप्टर किसकी इकाई होती है? तो हमेशा याद रखिएगा कि डायऑप्टर इकाई है लेंस की क्षमता की। किसकी? लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायऑप्टर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? तो हमेशा याद रखिएगा, न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है बैंगनी प्रकाश। कौन सा? बैंगनी प्रकाश है जो न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था? तो भैया टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने। किन्होंने? गैलीलियो ने देखा था कि नहीं भैया? आप पढ़ते आए हैं हमेशा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक हो क्या कहलाती है? तो भैया प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक हो, यह कहलाती है लेजर। ओके, क्या है? लेजर कहलाती है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो भैया प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए गुजरना होता है किससे? कांच से जल में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ओके जी, हर क्लास की पीडीएफ दे रहे हैं अब तो, जेल प्रेरी के नजदीकी परीक्षा समय में हर चीज की पीडीएफ की लिंक दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगला प्रश्न है, शब्द इंसुलेशन का अर्थ क्या है? इंसुलेशन या आपतन का अर्थ क्या है?
हमेशा याद रखिएगा शब्द इंसुलेशन या आपतन का अर्थ होता है आने वाली सौर विकिरण। क्या है? आने वाली सौर विकिरण। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का प्रमुख कारण क्या है? इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे। तो तारों के टिमटिमाने का प्रमुख कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन तारों के टिमटिमाने का प्रमुख कारण रहता है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करें। अभी के अभी ठोको भैया लाइक, पूरे 100 से ऊपर लाइक कर दो, 100 से ऊपर लाइक कर दो। और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, नंबर मैंने कमेंट कर दिया है। और फ्री मॉक टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो भैया? फ्री मॉक टेस्ट तो देते रहो, फ्री मॉक टेस्ट देते रहो। ओके, फ्री मॉक टेस्ट देते रहो। आप केवल गूगल पर सर्च करें हमारी वेबसाइट तेज एजुकेशन, तेज एजुकेशन गूगल पर सर्च करें और हमारी वेबसाइट पर फ्री मॉक टेस्ट दें। कुल 34 मॉक टेस्ट एमपीजीके के डले हैं और आज अंग्रेजी के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश के मॉक टेस्ट आज आपको मिल जाएंगे और व्हाट्सएप पर आपको लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी पूरे मॉक टेस्ट की। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भैया जो लोग नए हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टडी मटेरियल अब हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे। और जिन लोगों ने नंबर कमेंट किए हैं उन्हें हम अभी कॉल करेंगे। इज दैट क्लियर? जिनका भी 10 को 11 को पेपर है, सॉरी 11 को पेपर है ना, 11 तारीख को, वे हमें हमसे संपर्क नंबर कमेंट कर दिया है, हम उन्हें कॉल करेंगे। ओके, चलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय महाकाल।